हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यूकेपीएससी अपर पीसीएस की परीक्षा जो कि 3 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है, उस परीक्षा को लेकर के यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के मैं हाजिर हुई हूं। इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देख लें क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न है। यहाँ से आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलने वाला है। ऐसे ही कई वीडियोस मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी एग्ज़ाम तक, ताकि आप लोगों की परीक्षा की बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जो यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा अपनी मूल भाषा चगताई तुर्किक में लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक और बाबर बिहिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मुगल वंश के जो पहले सम्राट यानी कि बाबर थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वह किस भाषा में लिखी थी? चगताई तुर्किक भाषा में लिखी थी। ये भी आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि किस भाषा में लिखी थी उन्होंने अपनी आत्मकथा को। चगताई तुर्किक भाषा में लिखी थी। और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स बाबरनामा। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसके बारे में। बाबरनामा के बारे में आप लोग कुछ चीज़ें और देख लीजिए। सही उत्तर इसका था बाबरनामा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। और बाबर ने अपनी जीवनी यानी बाबरनामा लिखी है, जिसे तुजुक-ए बाबरी के भी नाम से जाना जाता है। बाबर ने अपनी जीवनी यानी क्या लिखी है? बाबरनामा लिखी है, जिसे तुजुक-ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के 2 ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। नंबर 1 पे बाबर ने लिखी थी और नंबर 2 पे जहांगीर ने। 2 ऐसे मुगल साम्राज्य के 2 ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबरनामा को इस्लामी साहित्य में पहली सच्ची आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है। बाबरनामा को इस्लामी साहित्य में पहली सच्ची आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुजुक-ए जहांगीरी। फ्रेंड्स, बाबरनामा की बाबर की जो आत्मकथा बाबरनामा है, उसको तुजुक-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है और जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है कि पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह 1526 में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल वंश के अंतिम शासक थे। बहादुर शाह प्रथम जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी वह थे बाबर, और मुगल वंश के अंतिम शासक भी पूछा जा सकता है तो वह थे बहादुर शाह द्वितीय। होप आप लोगों को इतना पॉइंट आसानी से क्लियर हो गया होगा परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अभी मैंने आप लोगों को बताया है फ्रेंड्स। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। मैंने आप लोग को बताया था अभी पहले क्वेश्चन में ही कि बहादुर शाह जफर जो है वो ब्रिटिश भारत का अंतिम मुगल सम्राट थे। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है बहादुर शाह जफर और जो भी आपके ऑप्शन में थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर की। तो पॉइंट नंबर 1 है कि बहादुर शाह जफर भारतीय उपमहाद्वीप में अंतिम मुगल बादशाह थे।
नेक्स्ट पॉइंट है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं मिली। ठीक है, बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो गई तो उनके वंशजों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं मिली। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का प्रवेश आम लोगों को साहस और आत्मविश्वास देता है। नेक्स्ट है, सितंबर 1857 में ब्रिटिश सेना ने विद्रोही बलों से दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है, अब 1857 के भारतीय विद्रोह में उनके शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट है, 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट है, 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया और दिल्ली में रहने के लिए एक और जगह दी गई। नेक्स्ट, अब आप लोगों को जानना जरूरी है अकबर द्वितीय के बारे में। तो फ्रेंड्स, अकबर द्वितीय ने प्रसिद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव फूल वालों की सैर शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें जो है हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव फूल वालों की सैर शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में बढ़ते ब्रिटिश प्रभाव के कारण अकबर के पास वास्तविक शक्ति बहुत कम थी। नेक्स्ट है, अकबर शाह द्वितीय ने 1806 से 1837 तक शासन किया। नेक्स्ट है, वह शाह आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र और बहादुर शाह द्वितीय के पिता थे। नेक्स्ट है, पहला मुगल शासक जो कि ब्रिटिश संरक्षण में था। नेक्स्ट है, उनके कार्यकाल के दौरान मुगल साम्राज्य केवल लाल किले तक सिमटकर रह गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मोहम्मद शाह के बारे में। तो फ्रेंड्स, वह सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बना। नेक्स्ट है, उनके शासनकाल में मुर्शिद कुली खान की मदद से बंगाल को आभासी स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट है, शहादत खान, जिन्हें अवध का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ने अवध को स्वायत्त राज्य घोषित किया। नेक्स्ट है, 1739 में करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने हराया। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा ले लिया। नेक्स्ट है, उन्हें रंगीला उपनाम दिया गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स औरंगजेब की। औरंगजेब के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि वह 49 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे। औरंगजेब के पास किसी भी अन्य मुगल शासक की तुलना में उसके शासनकाल में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। उनका जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ था। जजिया कर अकबर द्वारा समाप्त किया गया था और औरंगजेब द्वारा पुनः पेश किया गया था। उसने यह कर गैर मुसलमानों पर लगाया और उसकी दर 0.5 से 6% तक थी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मारा था। वे सिख धर्म के 9वें गुरु थे। तो ये सारी चीज़ें औरंगजेब के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। और कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। तो यह युद्ध जो है 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्दाली के हाथों सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठों का आधिपत्य समाप्त हो गया।
नजीम उल उद्दौला की कमान के तहत रोहिल्ला दोआब क्षेत्र के अफगान अम्ब सूबा खान और अवध शुजाउद्दौला थे। नेक्स्ट है, मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था, जो छत्रपति यानी मराठा राजा और पेशवा यानी मराठा प्रधानमंत्री के बाद तीसरे स्थान पर थे। नेक्स्ट है, मुख्य मराठा सेना पेशवा के साथ दक्कन में तैनात थी। अंत में युद्ध अफगान सेना द्वारा गाया गया, जिसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का परिणाम था। अब आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जानना कि पानीपत की जो 3 युद्ध थे वो किन के बीच में हुए और कब कब हुए। तो फ्रेंड्स ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तीसरा युद्ध ही नहीं, आपसे प्रथम या द्वितीय युद्ध के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1 है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और जहां पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच में हुआ था और हेमू हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज की उपाधि मिली? ऑप्शन नंबर 1 है वीर नरसिंह को, ऑप्शन नंबर 2 है हरिहर को, ऑप्शन नंबर 3 है बुक्का को, ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णदेव राय को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णदेव राय को मिली थी। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आंसर जो है वो कृष्णदेव राय है और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वह पॉइंट है कि यद्यपि एक वैष्णव कृष्णदेव राय ने सभी धर्मों के साहित्य और कला के महान संरक्षक के रूप में सम्मान दिया और उन्हें आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है। अष्ट दिग्गज के नाम से प्रसिद्ध 8 विद्वान उनके शाही दरबार में रहते थे। अल्लाह सानी पेदन्ना सबसे महान थे और उन्हें आंध्र कविता पीतमगा कहा जाता था। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मनुचरितम और हरि कथा सारम शामिल है। पिंगली सुरन्ना और तेनाली रामकृष्ण अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे। कृष्णदेव राय ने खुद एक तेलुगु रचना अमुक कथम यथा और संस्कृत रचनाएं जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणायम लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है चैतन्य महाप्रभु को, ऑप्शन नंबर 2 है रामानुज आचार्य को, ऑप्शन नंबर 3 है रामानंद को, ऑप्शन नंबर 4 है तुकारामी को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 रामानंद को दिया जाता है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय दिया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और वह है कि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई। ठीक है, यह अलवार संत के नेतृत्व में जो भगवान विष्णु और नायन मार के भक्त थे, जो भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, यह अलवार संत के नेतृत्व में हुआ जो कि भगवान विष्णु और नायनमार के भक्त थे और जो भगवान शिव के भक्त थे। नेक्स्ट है, उन्होंने अपने देवताओं की स्तुति में तमिल में भजन गाते हुए विभिन्न स्थानों पर यात्रा की। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी के आसपास इसमें पतन हुआ, लेकिन आचार्यों द्वारा इसे एक वैचारिक और दार्शनिक आंदोलन के रूप में पुनर्जीवित किया गया।
नेक्स्ट है श्री रामानुज आचार्य एक भारतीय दार्शनिक थे और उन्हें श्री वैष्णववाद के सबसे महत्वपूर्ण संत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है रामानंद श्री रामानुजाचार्य का एक शिष्य थे। नेक्स्ट है यह रामानंद ही थे जिन्होंने इस आंदोलन को उत्तर भारत तक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो फ्रेंड्स यह जो है दरगाह है यह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह है अजमेर शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर का समकालीन था? ऑप्शन नंबर 1 है गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर 2 है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर 3 है गुरु अमरदास साहिब, ऑप्शन नंबर 4 है गुरु रामदास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 गुरु नानक देव। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो 10 गुरु थे उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 10 सिख गुरुओं को याद करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले गुरु नानक देव 1469 से 1539 ईस्वी तक भगवान की अवधारणा का परिचय दिया और गुरु का लंगर शुरू किया। वह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है गुरु अंगद देव 1539 से 1552 गुरुमुखी लिपि प्रस्तुत किया उन्होंने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास साहिब 1552 से 1574 ईस्वी और आनंद कारज प्रस्तुत किया, यानी विवाह समारोह उन्होंने प्रस्तुत किया। बात करते हैं फ्रेंड्स चौथे गुरु की, गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है शुरू किया था और वह कब से कब तक गुरु थे? 1574 से 1581 ईस्वी तक। नेक्स्ट पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक और आदि ग्रंथ संकलित किया। वह सिख इतिहास में पहले शहीद हो गए और जब सम्राट जहांगीर ने उनकी फांसी का आदेश दिया था। बात करते हैं छठवें गुरु की, तो छठवें गुरु गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी, जिसे फौजी संत के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक छोटी सेना का आयोजन किया। सातवें गुरु गुरु हरराय साहिब 1644 से 1661 ईस्वी, उन्होंने दारा सिकोह का आश्रय दिया। आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब 1661 से 1644 ईस्वी तक और वह गुरुओं में सबसे छोटे थे। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब 1665 से 1675 ईस्वी तक आनंदपुर साहब की शहर की स्थापना की। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब 1675 से 1708 ईस्वी, उन्होंने 1699 में खालसा बनवाया और मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 है फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कुछ पॉइंट्स की। एक मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इब्न बतूता ने मक्का की अपनी तीसरी तीर्थ यात्रा के बाद दिल्ली के मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रोजगार की तलाश करने का फैसला किया। 1330 या 1332 की शरद ऋतु में वह भारत में एक स्थल मार्ग लेने के इरादे से अनातोलिया के सेल्जुक नियंत्रित क्षेत्र के लिए रवाना हुआ। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर उन लोगों के लिए अवसरों से भरे हुए थे जिनके पास उत्साह, संसाधन थे और कुशल थे। उन्होंने दिल्ली को एक बड़ी और इच्छा आबादी वाला शहर बताया। दौलताबाद आकार में दिल्ली से कम नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस शासक के शासनकाल में पद्मावत को पूर्ण किया था? ऑप्शन नंबर 1 है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर, ऑप्शन नंबर 3 है शेरशाही, ऑप्शन नंबर 4 है महाराणा प्रताप। तो फ्रेंड्स यहाँ शेरशाही नहीं, ये होगा शेरशाह। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के शासनकाल में पद्मावत को पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुलह ए कुल नीति किसके द्वारा शुरू की गई? नंबर 1 है अकबर, नंबर 2 है औरंगजेब, और नंबर 3 है जहांदार शाह, नंबर 4 है मोहम्मद शाह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अकबर। और इन चारों लोगों के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, की पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अकबर ने सुलह ए कुल का विचार पेश किया जिसका अर्थ सार्वभौमिक शांति है। इसका उद्देश्य अकबर के राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव करना नहीं था। अकबर द्वारा दीन इलाही के रूप में विकसित किए गए नए धर्म की उत्पत्ति सुलह ए कुल में हुई थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले अकबर की। तो मुगल राजवंश का महान शासक, उन्होंने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1571 में राजधानी को फतेहपुर सीकरी से आगरा स्थानांतरित किया। 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत घर की स्थापना की। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। संगीत के लिए अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त किया। अकबर के दरबार में नौरत्न है अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फकीर अजियोद्दीन और तानसेन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स औरंगजेब की। तो वे अंतिम रूप से उल्लेखनीय मुगल सम्राट थे। उन्हें दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी रानी रबूत दुरानी की कब्र पर, दिल्ली में लाल किले के भीतर मोती महल और लाहौर में यामी या बादशाही मस्जिद पर बीबी का मकबरा बनवाया। जहांदार शाह के बारे में बात करते हैं कि मुगल सम्राट जहांदार शाह मुगल भारत में पहले कठपुतली शासक थे। वह एक शक्तिशाली ईरानी नोबल और उनके वजीर जुल्फिकार खान के समर्थन के कारण सिंहासन पर चढ़ा। वह सैयद ब्रदर्स के समर्थन से 10 जनवरी 1713 को फर्रुखसियार, उनके भतीजे और अजीम के दूसरे बेटे शान द्वारा युद्ध में पराजित हुआ। बात करते हैं मोहम्मद शाह की। तो वह मुगल सम्राट के संगीत, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास सहित कला का एक महान संरक्षक था। उन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अबू अल फतह नासिर उद दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि दी गई थी और लाल किले में उनका उत्साह बढ़ाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। परीक्षा में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत ही टफ पेपर आता है। तो आप लोग एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखिए, सिर्फ प्रश्नों पर नहीं, जो मैं की पॉइंट बता रही हूँ उस पर भी आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आप लोग से जितना हो पाएगा मुझसे मैं आप लोगों की तैयारी, जब तक परीक्षा नहीं आ जाता है, परीक्षा की डेट के आने के पहले पहले तक आप लोग की प्रिपरेशन कराती रहूँगी और आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।